हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है इफेक्टिव डिमांड। मैक्रो इकोनॉमिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, केन्स ने दिया था। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर से रिलेटेड सारे के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इफेक्टिव डिमांड रेफर्स टू द एक्चुअल लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन एन इकोनॉमी दैट ट्रांसलेट्स इनटू रियल आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। सिंपल वर्ड्स में इफेक्टिव डिमांड एक ऐसी डिमांड है जो जिस सिचुएशन में डिमांड और सप्लाई आपस में बराबर आ जाएं। तो इफेक्टिव डिमांड वो एक्चुअल डिमांड है जो सप्लाई से पूरी हो जाए। फॉर एग्जांपल, हमारे मार्केट में 40 यूनिट्स की डिमांड है और सप्लाई भी 40 यूनिट्स हो जाती है, तो उसे इफेक्टिव डिमांड कहेंगे। तो वो डिमांड जो पूरी नहीं हो सकती उसे इफेक्टिव डिमांड नहीं कहेंगे। कि डिमांड तो है 80 की और 80 यूनिट्स या 80 क्वांटिटी, 80 लाख, 80 करोड़ जो भी है, डिमांड 80 की है और सप्लाई सिर्फ 30 की है, तो उस केस में इफेक्टिव डिमांड नहीं मानी जाएगी। इफेक्टिव डिमांड वो डिमांड होती है विच इज़ मेट बाय द कॉरस्पॉन्डिंग सप्लाई, जिसमें जो सप्लाई से पूरी हो पाए। अनलाइक नोशनल डिमांड, जैसे कि हम नॉर्मल डिमांड की बात करते हैं, व्हाट कंज्यूमर्स एंड फर्म्स वुड बाय इफ ऑल सोर्सेज आर फुली एम्प्लॉयड, जो नॉर्मल डिमांड की बात करते हैं। इफेक्टिव डिमांड रिफ्लेक्ट्स एक्चुअल स्पेंडिंग, कि भाई एक्चुअल में कितनी डिमांड की गिवन करंट इनकम लेवल्स ऑफ द इकोनॉमी, एक्सपेक्टेशंस एंड इकोनॉमिक कंडीशंस, कि एक्चुअल में कितनी डिमांड हुई। ऐसी डिमांड जिस पे डिमांड और सप्लाई बराबर हो गई। अब जॉन मेनार्ड केन्स का क्या कहना था? केन्स आर्ग्यूड दैट एग्रीगेट डिमांड ड्राइव्स प्रोडक्शन। उनका ये मानना था एग्रीगेट डिमांड की वजह से प्रोडक्शन होती है, ना कि प्रोडक्शन की वजह से डिमांड होती है। ठीक है, नॉट जस्ट सप्लाई एज क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बिलीव। जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उनका ये मानना था कि जो सप्लाई है वो डिमांड को असर करती है, मगर केन्स कहते हैं कि जो एग्रीगेट डिमांड है वो सप्लाई को असर डालती है। एग्रीगेट डिमांड की वजह से ही प्रोडक्शन होती है। इफ़ एग्रीगेट डिमांड इज इनसफिशिएंट फर्म्स रिड्यूस आउटपुट। अगर एग्रीगेट डिमांड कम है तो फर्म्स अपना आउटपुट कम कर देंगी, लीडिंग टू अनएम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, जिसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा और इकोनॉमिक स्टैग्नेशन या रिसेशन या डिप्रेशन आ जाएगा। तो उनका मानना था 1929-30 में जो डिप्रेशन आया था वो एग्रीगेट डिमांड के कम होने की वजह से ही आया था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कंपोनेंट्स ऑफ इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड इज द सम ऑफ 4 मेजर कंपोनेंट्स इन एन इकोनॉमी। तो सबसे पहला क्या है? कंजम्पशन, जिसको सी कहा गया है। इसमें क्या क्या आ जाता है? हाउस होल्ड स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, जितना भी हम खर्चा करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज पे। डिपेंड्स किस पे करता है? ऑन डिस्पोजेबल इनकम या कंज्यूमर्स कॉन्फिडेंस एंड क्रेडिट अवेलेबिलिटी। इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि हमारी इनकम क्या है, हमारा कॉन्फिडेंस क्या है, फ्यूचर में क्या क्या होगा। अगर हम अनसर्टेन है तो खर्चा कम कर देंगे, सर्टेन है तो बढ़ा देंगे। और क्रेडिट की अवेलेबिलिटी, इस पर भी सी मतलब कंजम्पशन डिपेंड करता है। नेक्स्ट आ जाता है इन्वेस्टमेंट। वो किस पे डिपेंड करता है? इन्वेस्टमेंट मतलब आय किस पे डिपेंड करता है? बिजनेस स्पेंडिंग ऑन कैपिटल गुड्स, दैट इज मशीनरी, बिल्डिंग्स एटसेट्रा। ये सारी बिजनेस स्पेंडिंग जो होती है उसे इन्वेस्टमेंट्स कहा जाता है। इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटरेस्ट रेट्स, प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस एंड इकोनॉमिक आउटलुक। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो आप लोन्स, जो बिजनेसेस हैं या बिजनेसमैन है वो लोन ज़्यादा लेंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, एंड वाइस वर्सा। प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस, अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्रॉफिट बढ़ेगा तो प्रॉफिट के बढ़ने से इन्वेस्टमेंट्स बढ़ जाती हैं, एंड वाइस वर्सा। एंड इकोनॉमिक आउटलुक, अगर पॉजिटिव आउटलुक है, पेसिमिस्ट अगर ऑप्टिमिस्ट है तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेगा, अगर पेसिमिस्ट है तो इन्वेस्टमेंट कम करेगा बिजनेसमैन। नेक्स्ट आ जाता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जिसको कैपिटल जी से डिनोट किया गया है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस एंड वेलफेयर, ये सारा का सारा जी में आ जाता है। इट डायरेक्टली इम्पैक्ट्स एग्रीगेट डिमांड। तो सरकार जब भी खर्चा करती है तो इकोनॉमी में पैसा आता है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है। फोर्थ पॉइंट आ जाता है नेट एक्सपोर्ट्स, जिसको एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कहते हैं। एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, उसी को नेट एक्सपोर्ट कहा जाता है। इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव रहती है तो एग्रीगेट डिमांड में ऐड ऑन हो जाता है, अगर नेगेटिव होती है तो एग्रीगेट डिमांड में कमी आ जाती है। ठीक है, अफेक्टेड बाय एक्सचेंज रेट्स, ये किस किस चीज़ों से असरदार होता है कि हमारा एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है, ग्लोबल डिमांड क्या है हमारी चीज़ की, और ट्रेड पॉलिसीज़, किसी ने टैरिफ टूरिफ या रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगाए हुए। इन सारी चीज़ों पर जो है नेट एक्सपोर्ट्स डिपेंड करते हैं। तो ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड का क्या फॉर्मूला बना? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, तो अब आ जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ इफेक्टिव डिमांड टेबल एंड डायग्राम से। तो इट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। एक टेबल बनाया, सबसे पहले कॉलम में एम्प्लॉयमेंट लिख दिया, इन लैक्स इन करोड्स जो भी लिख सकते हो। यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। तो आप देखोगे कि ये 35 के लेवल पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर है, तो इस लेवल को इफेक्टिव डिमांड कहा जाएगा। तो इफेक्टिव डिमांड एक ऐसी डिमांड है जहां सप्लाई और डिमांड बराबर हो जाए। इसको इफेक्टिव डिमांड नहीं कहा जाएगा क्योंकि ये डिमांड तो सप्लाई से पूरी ही नहीं हो रही। तो अगर इसको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करना है तो ये एग्रीगेट सप्लाई कब होगी, ये एग्रीगेट डिमांड कब होगी, जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करती हैं वो लेवल को इफेक्टिव डिमांड कहा जाता है। इस पॉइंट को
पॉइंट ऑफ इफेक्टिव डिमांड कहा जाता है। ठीक है, अब केन्स कहता था कि जहाँ पे भी डिमांड और सप्लाई बराबर होती है वो फुल एम्प्लॉयमेंट का नीचे वाला लेवल होता है, और क्लासिकल कहते थे कि फुल एम्प्लॉयमेंट पे ही डिमांड और सप्लाई बराबर होती है। ठीक है, तो अब फर्दर चलते हैं। इफ़ एग्रीगेट डिमांड इज़ लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, मतलब डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है, ये वाली सिचुएशन। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अनसोल्ड गुड्स, मार्केट में सप्लाई ज़्यादा है तो कुछ गुड्स बिकेंगे नहीं, उसकी वजह से फर्म्स प्रोडक्शन कम कर देंगी और फर्दर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। ठीक है, और अगर डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है, एग्रीगेट डिमांड क्या है, कम, उल्टा बोल गया मैं, एग्रीगेट डिमांड क्या है, ज़्यादा, और एग्रीगेट सप्लाई क्या है, कम, मतलब ये वाली सिचुएशन। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, माल की शॉर्टेज हो जाएगी, डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम है, तो फर्म्स को ज़्यादा आउटपुट बनानी पड़ेगी, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, इनकम्स भी बढ़ेंगी और इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स आ सकते हैं, लाइक डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, अब आ जाता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ इफेक्टिव डिमांड। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो इफेक्टिव डिमांड को असर डालेंगी। देयर आर सेवरल factors that influence the level of effective demand in an economy. Number 1, income levels. Higher disposable income होगी तो consumption standard बढ़ जाएगा, C बढ़ेगा तो AD की वैल्यू बढ़ जाएगी, और लोअर इनकम होगी इससे स्पेंडिंग कम होगी और एग्रीगेट डिमांड लो हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है इंटरेस्ट रेट्स। तो लोअर इंटरेस्ट रेट से क्या होगा, चीप लोन्स हो जाएंगे और इससे मोर इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन बढ़ जाएगी। तो चीप लोन से जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है वो भी बढ़ जाती है, क्योंकि हम सस्ते में लोन लेके कारें खरीदेंगे, घर खरीदेंगे, स्पेंडिंग ज़्यादा करेंगे, और इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ जाएगी, क्योंकि चीप लोन लेके कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम होगी तो बिजनेसमैन ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, पैसा लेके नई फैक्ट्रीज खोल सकते हैं। नेक्स्ट, हायर रेट होंगे तो इससे डिस्करेज होगी स्पेंडिंग भी और इन्वेस्टमेंट्स भी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है बिजनेस एक्सपेक्टेशंस। अगर तो ऑप्टिमिज्म है, मतलब जो प्रोड्यूसर है वो काफ़ी ऑप्टिमिस्ट है कि फ्यूचर में उसको बहुत प्रॉफिट होगा, आशावादी है, तो इसमें क्या होगा, फर्म्स इन्वेस्ट मोर, जिससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। और अगर पेसिमिस्ट है, पेसिमिज्म उसके ऊपर हावी हुई पड़ी है, निराशावादी है, नेगेटिव सोच रख रहा है वो, तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट को कम कर देगा प्रोड्यूसर, और जिससे एग्रीगेट डिमांड गिर जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है गवर्नमेंट पॉलिसी। अगर गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लेके आई है, जिसकी वीडियो मैंने अभी कुछ टाइम पहले बनाई है, तो इससे मार्केट में टैक्स कम हो जाएंगे और स्पेंडिंग गवर्नमेंट की बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड बूस्ट करेगी। और अगर कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी है, जिसके अंदर सरकार टैक्स को बढ़ा देती है और खर्चा कम कर देती है, इसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड गिर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सटर्नल फैक्टर्स। अगर स्ट्रॉन्गर ग्लोबल डिमांड है, हमारी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज़्यादा हो जाते हैं तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है। और अगर ट्रेड बैरियर्स हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं, तो हमारा जो नेट एक्सपोर्ट्स है उसकी वैल्यू बड़ी कम आ रही है या वो नेगेटिव चली गई है, तो वो नेगेटिवली असर डालेगी एग्रीगेट डिमांड को। तो अब कंक्लूड करते हैं इसको। Effective demand is central to Keynesian macroeconomics, emphasizing that economic performance depends upon spending, not just production. तो केन्स का ये मानना था कि इफेक्टिव डिमांड काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जो भी प्रोडक्शन होगी वो इसी पे डिपेंड करती है कि मार्केट में डिमांड किस चीज़ की है। पॉलिसी मेकर्स यूज डिमांड मैनेजमेंट टूल्स टू कॉम्बैट रिसेशन एंड इन्फ्लेशन थ्रू दाउ चैलेंजेस इन इन्फ्लेशन एंड स्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स रिमेन। तो जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं वो इस हिसाब से जो है पॉलिसीज़ बनाते हैं ताकि एग्रीगेट डिमांड को अच्छे से मैनेज किया जा सके, इन्फ्लेशन के टाइम पे भी या डिफ्लेशन या रिसेशन के टाइम पे भी। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग इफेक्टिव डिमांड हेल्प्स टू एक्सप्लेन बिजनेस साइकिल्स एंड गिव्स एंड गाइड्स स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज़। तो सिंपल वर्ड्स में एक अच्छी इफेक्टिव डिमांड की अगर हमें नॉलेज होगी तो उससे हम बिजनेस साइकिल्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं और ऐसी पॉलिसीज़ बना सकते हैं जिससे कि इकोनॉमी में स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। जैसे एक्सेस डिमांड के टाइम पे ऐसी पॉलिसी बनाएंगे कि डिमांड कम हो जाए, और डेफिसिएंट डिमांड के टाइम पे ऐसी पॉलिसी बनाएंगे कि डिमांड बढ़ जाए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।